हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब स्टार्ट करेंगे जो वो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके सिलेबस में डिज़ाइन किया गया है और वो आपके सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग होती क्या है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डेफिनेशंस की बात करें कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या होती है, तो ध्यान देंगे सॉइल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग is one of the youngest disciplines of civil engineering involving the study of, जिसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं जियो टेक्निकल में पूरा का पूरा हम सॉइल की स्टडी करने वाले हैं। किसकी स्टडी करने वाले हैं? स्टडी ऑफ सॉइल करने वाले हैं। ठीक है, उसके बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, सॉइल के बिहेवियर के बारे में, एंड एप्लीकेशन एज एन इंजीनियरिंग मटेरियल, और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये सबसे सिंपल और आप कह सकते हैं कि ये एक फ्री का लाइन होता है जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट में लिख सकते हैं कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, या फिर कोई और सब्जेक्ट है तो उसको भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि दैट डील विद द स्टडी, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी को डील करते हैं, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ अर्थ मटेरियल, जो भी हमारी अर्थ के ऊपर मटेरियल है इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और एक लाइन आप बिल्कुल ना भूलें कि लिखना ना भूलें कि सॉइल के जो खोज है या फादर जिसको बोला जाता है वो किसको कहा जाता है? कार्ल वॉन टरज़ागी को। कार्ल वॉन टरज़ागी ने क्या किया था 1925 में, 1925 में एक दिया था कॉन्सेप्ट, और इन्होंने बताया था, ये क्या था कि जो कार्ल वॉन टरज़ागी थे ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने, बहुत मज़ेदार की बात है कि जब ये फ्लूइड मैकेनिक्स में की बात करें अगर, तो उसमें सेडिमेंटेशन एक पार्ट आता है। तो उस सेडिमेंटेशन पार्ट में ये क्या कर रहे थे कि उन्होंने बताया था कि जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, स्पेरिकल शेप की होती है। स्पेरिकल शेप में जब इन्होंने स्टडी किया, फिर उन्होंने फर्दर इनका इंटरेस्ट जगता गया, और उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले सॉइल के बारे में थ्योरी दिया। किसने? कार्ल वॉन टरज़ागी ने 1925 में। तो यहाँ पे बेसिक हम लोगों ने देखा कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है क्या, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपने क्या देखा कि सॉइल मैकेनिक्स, रॉक इंजीनियरिंग, सॉइल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, इसके बारे में आप लोगों ने डिफरेंस को यहाँ पे देखा। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि आपने बात किया सर जियोलॉजी और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पे कि हम किसकी बात करने वाले हैं, जियोलॉजी और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग्स में हम किसकी बात करते हैं। देखिए, ये देखिए आपका सॉइल है, जैसे ध्यान देंगे, ये जैसे ये आपका सॉइल का अपर पार्ट हो गया। ध्यान से अच्छे से समझेंगे। कॉन्सेप्ट पे मैं ज़्यादा की बात करूँगा, थ्योरी पे बहुत कम बात करूँगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो थ्योरी आप 4-5 पेज का भी बना सकते हैं। देखेंगे हमने क्या कहा, ये सॉइल का अपर पार्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जियोलॉजी की बात करें, जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी है, और एक साइड हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉइल इंजीनियरिंग की। सॉइल इंजीनियरिंग में सॉइल को कैसे डिफाइन किया जाता है और जियोलॉजी में सॉइल को कैसे डिफाइन किया जाता है देखेंगे। ये जो हमारा सॉइल है, सॉइल के बिल्कुल यहाँ अपर जो लेयर है जिसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं, इस जो अपर लेयर से लेके यहाँ तक की जो हमारी परत होती है इसको हम मेंटल बोलते हैं। ठीक है, अपर पार्ट में ये क्या होते हैं, ये हमारा सॉइल है, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉइल हमारे अपर पार्ट पे होता है। जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं फिर हमें क्या देखने को मिलता है, रॉक देखने को मिलता है। ये क्या है, रॉक है, आप जानते होंगे। अब देखिए, जो सॉइल के अपर पार्ट से लेके जो हमारे रॉक्स की यहाँ तक की जो ये हमारी डेप्थ होती है, गहराई होती है, जिसको हम मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल, या जियोलॉजी की भाषा में इसको हम रेगोलिथ बोलते हैं। क्या कहते हैं, रेगोलिथ, रेगोलिथ कहते हैं। सर आप ये कह रहे हैं कि जियोलॉजी में जो सॉइल के अपर पार्ट से लेके रॉक्स के यहाँ तक की जो हमारी इनर पार्ट की अगर बात करें तो इसकी जो डेप्थ होती है इसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं, या जियोलॉजी की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, रेगोलिथ कहते हैं। लेकिन अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये हमारा रॉक है। अब देखिए
जियोलॉजी में हम क्या करते हैं, सॉइल हम किसको कह रहे हैं, मतलब हम सॉइल ना ऊपरी जो भाग है, जो हमारे पृथ्वी यानी अर्थ का जो ऊपरी भाग है उसी को जियोलॉजी में केवल सॉइल माना जाता है। इसके नीचे वाले भाग को हम सॉइल नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे सॉइल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, इसके अपर से ध्यान देंगे, जो हमने क्या कहा कि यहाँ अपर पार्ट से लेके यहाँ तक कि ये हमारा क्या था, रॉक है। अब देखिए सॉइल सिर्फ ऊपरी पार्ट को नहीं कहेंगे, सॉइल इंजीनियरिंग में अपर पार्ट से लेके यानी यहाँ से लेके इसको तो हम मेंटल बोलते ही हैं, मेंटल। लेकिन यहाँ पे जो सॉइल हम कहने वाले हैं इसके ऊपरी भाग से लेके ये पूरा का पूरा जो डेप्थ होता है ना, इसको हम सॉइल कंसीडर करते हैं। यही डिफरेंस होता है। आपने ये कहा सर कि जियोलॉजी में जो पृथ्वी का जो ऊपर ऊपर है, अर्थ सरफेस है, उसी को हम सॉइल कंसीडर करते हैं जियोलॉजी में। लेकिन सॉइल इंजीनियरिंग में हम टोटल ऊपर से लेके पूरा जहाँ तक ये रॉक होता है, जो चट्टानें होती हैं, पूरे के पूरे डेप्थ को हम सॉइल मान के कंसीडर करते हैं। और जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं, ये पूरा का पूरा सॉइल मान के हम चलते हैं। ठीक है, तो बेसिक रियोलॉजी और सॉइल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों ने बात को समझ गया होगा अच्छे तरीके से। अब देखिए बात करते हैं अगला जो इसमें, कि सबसे पहले बात बताइए कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पे बेसिक हम बात करने वाले हैं क्या, फॉर्मेशन साइकिल। ध्यान देंगे हम किसकी बात करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल साइकिल। अब देखिए क्या आपको पता है कि क्या सॉइल कैसे बनता है, हम इसी की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो कैसे बनता है, जैसे आप जानते हैं कि चट्टानों पे क्या होती है कि चट्टाने पे हो सकता है हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, हो सकता है वाटर के द्वारा, या हो सकता है अर्थक्वेक यानी भूकंप के द्वारा। रॉक्स क्या होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते हैं, यानी उनका इरोजन होता है, या जिसको हम कह सकते हैं वेदरिंग या डिसइंटीग्रेशन होता है। सबसे पहले अगर बात करें, जैसे देखिए ये हमारा चट्टान था, कुछ इस तरीके से होते 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 वो इस तरीके से हुआ। अब देखिए ये हमारा क्या था, रॉक था। ध्यान से समझेंगे। अब ये रॉक क्या हुआ कि लेटेस्ट सपोज मान लेते हैं कि इस पे क्या हुआ, वाटर का हैमर हुआ। वाटर हैमर यानी जो पानी थी इसको क्या की, हैमर की तरह इसको तोड़ती गई, और ये रॉक्स के बाद क्या हुए, रॉक्स फिर क्या हो गए, टूटे, यानी इनका डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद अब छोटे छोटे पार्टिकल हो जाएंगे रॉक के। अब ये रॉक कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि छोटे पार्ट हो गए हैं, ये ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखिए रॉक्स क्या हुए, टूटे तो वाटर के प्रेशर से क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो क्या ट्रांसपोर्ट ही होता रहेगा, नहीं, ट्रांसपोर्ट होते होते कहीं ना कहीं एक ऐसा इस प्लेस आएगा जहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, डिपोजिशन हो जाएंगे, यानी इकट्ठा हो जाएंगे। ध्यान से समझेंगे। यानी ट्रांसपोर्ट तो ऐसा नहीं है कि केवल पानी जो है के द्वारा, प्रेशर के द्वारा ये केवल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, नहीं, कहीं ना कहीं ये डिपोजिशन होंगे। अब डिपोजिशंस क्या, डिपोजिशन होंगे तो डिपोजिशन होने के बाद ये क्या होते हैं, अपहेवल। अपहेवल का मतलब है टीला बन जाना। ठीक है, अब ये क्या हो गया, टीला बन जाते हैं। फिर टीला जब बन गया फिर यही बन गया। अब अपहेवल के बाद फिर क्या हो जाता है, फिर इरोजन होगा। अपहेवल फिर टीला बन गया, फिर ये क्या होने वाले हैं, रॉक्स के फॉर्म में बन जाएंगे, और फिर ये क्या करेगा, वाटर हैमर इसमें टूटने के बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहेवल होते चले जाते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि सॉइल कैसे बनता है। सॉइल इस तरीके से बनता है कि चट्टानें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो हो सकता है कि एयर के द्वारा यानी विंड के द्वारा, या फिर हो सकता है वो वाटर प्रेशर के द्वारा, वाटर हैमर के द्वारा। रॉक्स क्या होते हैं, टूटते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में टूटते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम में भी टूटते हैं। टूटने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट होने में बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं जो रॉक्स को और भी महीन कर देते हैं, और भी छोटा छोटा कर देते हैं, और ये डिपोजिशन हो जाते हैं, फिर ये टीला बनते हैं, फिर ये टूटते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो सॉइल है वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल सर्किल क्या है। तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, इरोजन। फिर इरोजन होने के बाद जिसको हम वेदरिंग या डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं।
इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, इरोजन हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा सॉइल डिपॉजिट होने के बाद कभी ना कभी अपहेवल होगा, डिपॉजिट के बाद अपहेवल टीला बनेगा, फिर टीले का क्या हो जाएगा, इरोजन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन साइकिल बोलते हैं सॉइल का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे जितना भी चीज़ों को डील करने वाला हूँ सारा का सारा कॉन्सेप्ट को डील करने वाला हूँ। थ्योरी को बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो आज हम बात करने वाले हैं इस पार्टिकुलर वीडियो में, वो हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म की। जैसे यहाँ पे रेसिड्यूअल सॉइल के बारे में बात करेंगे और हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में देखेंगे। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें रेसिड्यूअल सॉइल, और दूसरा हम बात करने वाले किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे दोनों का क्या मतलब है। अगर मैं बात करूं रेसिड्यू, देखिए रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, बच जाना, मतलब जहां पे रॉक्स टूटा। देखिए यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, ये इस तरीके से हमारा ये क्या है, रॉक था, ध्यान से समझेंगे, ये क्या था, टीला था। अब ये टीला क्या हुआ कि इस पे वाटर हैमर हुआ, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे फोर्स लगा, तो ये फोर्स के द्वारा क्या हुआ कि ये रॉक टूटा। लेकिन टूटने के बाद यहीं पे जहाँ से टूटा, यानी जो ओरिजिन है इसका, यहीं पे ये रह गया। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा कि सर आप ये कह रहे हैं कि कोई टीला था, वो क्या हुआ, रॉक था, वो वहीं पे टूटा और ये रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन कहाँ पे, वहीं पे ये रुक गया। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद सॉइल के पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होके कहीं नहीं गए, वहीं पे रुक गए। तो ऐसे सॉइल को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रेसिडुअल जो सॉइल होते हैं ये सेम लोकेशंस पे ही रह जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये फॉर्म होते हैं। ध्यान से समझेंगे। दूसरा ट्रांसपोर्टेड नाम से ही समझ में आ रहा है कि सॉइल यहाँ से टूटा, यहाँ के बाद ये क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट के बाद अपहेवल हुआ, अपहेवल होने के बाद फिर क्या होता है, फिर से टीला बन जाते हैं। यानी दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो, कि हमने कहा कि रेसिडुअल सॉइल्स क्या होते हैं कि ये जहाँ पे फॉर्म होते हैं वहीं पे ये रह जाते हैं, रेसिड्यू यानी बच जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि सॉइल क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। इसके बाद पहला। दूसरा अगर बात करें यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, सबसे कोई पूछे ना कि बताओ सबसे बढ़िया सॉइल कौन सी होती है, रेसिडुअल सॉइल होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, आपको बिल्कुल आंख बंद करके बताना है रेसिडुअल सॉइल सबसे बढ़िया होती है। अगर घर हम बना रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, हाई रेज बिल्डिंग बना रहे हैं, सबसे बढ़िया जो सॉइल होगी वो कौन सी सॉइल होगी घर बनाने के लिए, रेसिडुअल सॉइल होगी। क्यों होगी, देखिए क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। ट्रांसपोर्ट होने का मतलब क्या है कि इस सॉइल्स के अंदर इसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, क्योंकि ये कॉम्पैक्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, एयर होंगे। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा, इसके अंदर एयर पाया जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये सॉइल्स के पार्टिकल क्या होंगे, लूज होंगे, तो इसके अंदर क्या होंगे, एयर के पार्टिकल होंगे। इसकी जो परमेबिलिटी है, जिसको हम के से डिनोट कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, परमेबिलिटी को हमने के से डिनोट किया है। इसकी जो परमेबिलिटी है वो भी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स क्या हैं, जो एयर वाले हैं। अगर इसमें पानी जाएगा, अगर यहाँ पे सीपेज की बात करें तो इसकी परमेबिलिटी भी अच्छी नहीं होगी। ध्यान से समझेंगे, तो इसलिए परमेबिलिटी भी अच्छी नहीं है। ये स्टेबल होगा क्या, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट का मतलब कि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी इसकी अच्छी नहीं होगी, कंप्रेसिबल ज़्यादा होगा। तो कुल मिला जुला के जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है वो स्टेबल नहीं होती है और ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है। लेकिन जो हमारी रेसिडुअल सॉइल होती है ये क्या होते हैं, स्टीफ होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं बिल्डिंग्स को बनाने के लिए।
और इसके साथ साथ ये स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? इनके अंदर एयर नहीं होता, इनके अंदर परमेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, इनको कॉम्पैक्शन आसानी से नहीं किया जा सकता, श्रिंकेज वगैरह भी क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेड में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेसिडुअल सॉइल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहने का सेंस है? कहने का सेंस ये है, अगर जैसे मान लेते हैं कि रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में डिफरेंस आ गया एग्जाम में लिखने के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? पहला पॉइंट तो यही होगा हमारा कि रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन होने के बाद रॉक्स के जो पार्टिकल हैं, यानी जो रॉक्स से ही तो हमारे सॉइल बन रहे हैं, तो जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में यहीं पे रह जाएंगे, ये ट्रांसपोर्ट दूसरी जगह नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेसिडुअल सॉइल्स आर सॉइल दैट आर फाउंड एट द सेम लोकेशन। कहाँ पे? सेम लोकेशंस पे ही पाए जाते हैं, और दे हैव बीन, जहाँ से ये फॉर्म होते हैं, यानी जहाँ पे ये बनते हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें यहाँ पे कि ये कैसे सॉइल्स होते हैं? स्टेबल होते हैं। दूसरी चीज़ कैसे होते हैं? स्टीफ होते हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉइल अच्छा नहीं होता है, इसमें एयर्स भी होते हैं, इसमें परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और इसके अलावा कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि एयर जो है, अगर हमने सॉइल्स लूज़ है इसको कॉम्पैक्शन करेंगे तो डेफिनेटली कॉम्पैक्शंस भी होने वाला है, इसमें सिंकेज भी देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कि जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है वो, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक है, और जो हमारी रेसिडुअल सॉइल्स है उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, इसके बिहाफ पे हम यहाँ पे डिफरेंस को लिख सकते हैं। आप लोग इंजीनियर हैं, अगर आपको पता है कि रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है, तो 5 नहीं 10 पॉइंट आप अपने से बना के लिख सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूँ पूरे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो यहीं पे आप लिख सकते हैं कि दिस सॉइल इज स्टीफ एंड स्टेबल, और फिर हमने बताया कि ये सॉइल्स क्या होती हैं, जहाँ पे फॉर्म होते हैं वहीं पे ये रह जाते हैं, सेम लोकेशंस पे ही रह जाते हैं। ये क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होके आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रेसिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ना हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेड सॉइल में भी तो सर बहुत सारे सॉइल होते हैं, तो हम इसमें बात करेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये हमारा क्या है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। इसमें सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल की बात करते हैं। आपको पता चल रहा होगा कि वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब क्या है? कि ऐसी सॉइल जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, किसके, मतलब जो बेसिक कॉज है किसके कारण? ये वाटर के कारण, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि इस तरीके से अगर सॉइल है जिसमें डिपोजिशंस हो रहा है किसके द्वारा? वाटर के द्वारा, तो हम एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझेंगे। ऐसी सॉइल, हमने क्या कहा कि वाटर के द्वारा, जितनी भी, जैसे वाटर है तो अगर रनिंग वाटर के द्वारा या वाटर के द्वारा जो भी हमारे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में, सॉइल ऑन द बैंक ऑफ रिवर फॉर्म्ड ड्यू टू रनिंग वाटर, यानी जो रनिंग वाटर के द्वारा जो सॉइल फॉर्म हो रहा है, ऐसे सॉइल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे सॉइल्स को हम वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कौन सा सॉइल कहेंगे? इस सॉइल को हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल में, जिसको हम एलुवियल, जिसको हम क्या कहेंगे? एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। दूसरा बात करते हैं लेकस्ट्राइन सॉइल। दूसरा लेकस्ट्राइन सॉइल। अब लेकस्ट्राइन सॉइल क्या होती है? लेकस्ट्राइन सॉइल, देखिए लेकस्ट्राइन सॉइल्स क्या होती हैं? वो सॉइल जो पानी के अंदर होती है। मतलब क्या है? सॉइल इन स्टिल वाटर, यानी आप लोगों ने देखा होगा नदी वगैरह में आप लोग जाते हैं ना, तो जब नदी में आप जाते हैं तो आपके पैर के नीचे देखते नहीं एक चिपचिपा मिट्टी आती है, ठीक है, चिपचिपा मिट्टी आती है, मतलब पानी के अंदर, ठीक है ना। जो सॉइल होती है वो लेकस्ट्राइन सॉइल कहलाती है। हमने क्या कहा कि डिपॉजिट्स मेड इन लेक आर कॉल्ड लेकस्ट्राइन सॉइल।
हमने ये कहा कि ऐसे सॉइल्स जो वाटर के नीचे, यानी जो जैसे मान लीजिए कि कोई पॉन्ड है, कोई रिवर है, उसके जो नीचे तली बेड पे जो सॉइल होती है उस सॉइल को हम लेकस्ट्राइन सॉइल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आपका विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसके बाद विंड के द्वारा विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब देखिए इसमें ना दो टाइप के सॉइल आते हैं। विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स में दो टाइप्स के सॉइल आते हैं। पहला जो आता है एओलियन सॉइल, या फिर इसी में एक और सॉइल आ जाता है, कौन सा, लुइस सॉइल। ठीक है, एक आ जाता है एओलियन और दूसरा जो हमारा आता है वो कौन सा आता है, लुइस सॉइल। आप ध्यान से समझेंगे दोनों क्या हैं, कैसे टाइप हैं, ये विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल की। अब ऐसा मतलब जो हमारे सॉइल है वो कैसे हो रहे हैं, फॉर्मेशन उनका कैसे हो रहा है। विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब कि जब विंड के द्वारा सॉइल के पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह पे प्लेस होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इस तरीके से जो सॉइल्स हमारा जो बनते हैं, सॉइल का डिपोजिशन होता है, वो एलियन डिपोजिट्स कहलाता है। ठीक है, और लोइस क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये सिल्ट डिपॉजिट होते हैं जो विंड के द्वारा होते हैं। ठीक है ना, लुइस सॉइल्स क्या होते हैं, लुइस सॉइल इज अ सिल्ट डिपॉजिट मेड बाय विंड। एओलियन क्या होते हैं, हमने भी बताया कि सॉइल पार्टिकल जो ट्रांसपोर्ट होते हैं विंड के द्वारा और जो डिपॉजिट होते हैं विंड के द्वारा, ऐसे सॉइल्स को हम किस नाम से जानते हैं, एओलियन सॉइल के नाम से जानते हैं। और लुइस क्या होते हैं, इज अ सिल्ट डिपॉजिट मेड बाय विंड, ये विंड के द्वारा डिपॉजिट हो जाते हैं। अब देखिए इसके बाद बात करें अगर यहाँ पे, तो हम बात करेंगे चौथा जो हमारा क्या होगा, ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल। ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल क्या मतलब है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल्स वो सॉइल्स होती हैं, जैसे ग्लेशियर है, ठीक है, बर्फ़ है, वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं और रिसीड होता है। और ये जो मटेरियल्स क्या होते हैं, ये ग्राउंड लेवल पर फॉर्म हो जाते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे क्या है, बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ का कोई टीला है, ये मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद ये क्या होते हैं, इन्हीं के यहाँ पे इस तरीके से क्या होते हैं, सॉइल्स का फॉर्मेशन हो जाता है यहीं पे। यानी जैसे मेल्ट हो रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, इसको अगर लिखना चाहे तो हम लिखेंगे कि सर एज द ग्लेशियर मेल्ट एंड रिसीड। मेल्ट हुआ क्योंकि ग्लेशियर है, मेल्ट होगा और रिसीड होगा। मटेरियल कंटेंड इन द आइस इज डिपोजिटेड ऑन द ग्राउंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियल डिपोजिट। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल होते हैं। अगर इसका अगर एग्जांपल आपको लिखना रहे कि कौन कौन से सॉइल होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, जैसे टिल हो गया, टिल हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, इसके बाद आउटवॉश, ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं कौन से सॉइल्स के, ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल में। ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल्स में टिल, ड्रिफ्ट और सॉइल्स हमारे आ जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि सॉइल फॉर्म ड्यू टू आइस, सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू आइस, जो हमारे सॉइल फॉर्म ड्यू टू आइस हो रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं सर, इसी को हम कह रहे हैं ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल्स। ठीक है, ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, आइस यानी बर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या हैं, ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल होते हैं। अब फिफ्थ जो हमारा आने वाला है, वो फिफ्थ हमारा ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल। ध्यान से समझेंगे, ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल क्या मतलब है। ग्रेविटी डिपॉजिट सॉइल वो होती है जो ग्रेविटी के द्वारा, ग्रेविटी एक्शन के द्वारा क्या होती है, डिपॉजिट होती है। जैसे इसमें अगर एग्जांपल बात करें तो टेलस, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, कोलुवियल सॉइल होती है,
कोलोवियल सॉइल। अब क्या मतलब है समझते हैं। हमने क्या कहा कि जो ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेड होती हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी ऐसी सॉइल जो क्या होती हैं, ट्रांसपोर्टेड होती हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसे सॉइल्स को हम क्या करते हैं, कोलुवियल सॉइल सच एज टेल्यूस, अभी हमने बताया, ये ग्रेविटी के द्वारा क्या होती हैं, डिपॉजिट होती हैं। ठीक है ना। यानी ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल ऐसी सॉइल, हम कहेंगे कि सॉइल कैन बी ट्रांसपोर्टेड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सच टाइप ऑफ सॉइल्स या सच टाइप ऑफ एक्शन, ठीक है ना, एक्शन ऑफ ग्रेविटी, कोलुवियल सॉइल सच एज टेल्यूस हैज़ बीन डिपॉजिटेड बाय द ग्रेविटी। तो इस तरीके से जो सॉइल्स हमारी डिपॉजिट हो रही है इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल। सबके नाम से पता चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि सर कौन सा सॉइल कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे विंड है, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब जो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर सॉइल बन रही है, ठीक है ना, एओलियन सॉइल या लुइस सॉइल कहलाती है। ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल्स में आइस के द्वारा, ग्रेविटी में ग्रेविटी के द्वारा यानी एक्शन ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेड हो रही है सॉइल्स, इस सॉइल को हम ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, टेल्यूस। ठीक है, तो देखेंगे बेसिक डेफिनेशंस के बारे में, समझते हैं कि सॉइल कॉम्पैक्शंस होते क्या हैं और इनको हम डायग्राम के थ्रू यानी फेज डायग्राम के थ्रू कैसे इसे डिनोट करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि अगर बात करें सबसे पहले डेफिनेशंस की, तो देखिए पहले डेफिनेशन कुछ थ्योरी पार्ट को आप देखिए, उसके बाद ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अगर बात करें यहाँ पे अगर कि सॉइल कॉम्पैक्शंस होते क्या हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि AQTU में थ्योरी भी लिखना होता है, तो सिर्फ हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो बात करेंगे लेकिन यहाँ पे हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस की भी बात करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे सॉइल कॉम्पैक्शंस है क्या, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। हर एक टर्म्स को मैं बात करूंगा फिगर के थ्रू। अभी यहाँ पे हम बेसिक बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं, डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल बाय फोर्सिंग द सॉइल सॉलिड्स इनटू डेंसर स्टेट। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। कहने का मतलब ये है कि अगर बात करें यहाँ पे कि क्या हम कहना चाहते हैं, जैसे आप जानते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये सॉइल है, ये सॉइल के हम फेज डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि सॉइल कॉम्पैक्शंस क्या होती है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, सॉलिड। जैसे सॉलिड की जगह अगर हम बात करें तो सॉलिड में हम किसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पे सॉइल है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, वाटर है, और इसके ऊपर क्या है, एयर है। ध्यान से समझेंगे। आप जानते हैं कि जो हमारी सॉइल मास होती है ये जनरली कंसिस्ट क्या करती है, 3 फेज सिस्टम को। लाइक अभी हमने बताया सॉलिड, फिर हमने बताया H2O यानी लिक्विड की बात किया, फिर हमने एयर यानी गैस। हमारी सॉइल मास में बेसिकली 3 चीज़ें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब जान रहे हैं आप कि फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, फेज थर्ड, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, 3 फेज डायग्राम। इसी को हम किस नाम से और जानते हैं, इसी को हम बोल देते हैं कि ये सर हमारा सॉइल का 3 फेज डायग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉम्पैक्शन की। कॉम्पैक्शन क्यों किया जाता है आप समझ जानिए। देखिए ये है सॉइल, ये बिल्कुल कैसा है, लूज स्टेट में है। अब ये लूज स्टेट में है, हमें इसे डेंसर स्टेट में लाना है, यानी सॉइल के जो पार्टिकल है, जो सॉलिड पार्टिकल है, उसे हमें बहुत नज़दीक लाना है। तो हम यहाँ पे बाई मैकेनिकल या वाइब्रेटर के द्वारा यहाँ पे कॉम्पैक्शन करेंगे। हम कॉम्पैक्शन क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो यही समझना होगा कि सर कॉम्पैक्शन क्यों कर रहे हैं। कॉम्पैक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी सॉइल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, सॉइल की जो परमिबिलिटी है वो घट जाए, स्टेबिलिटी जो सॉइल की है वो भी इंक्रीज़ हो जाए, एज वेल एज जो हमारा सेटलमेंट है वो भी डिक्रीज़ हो जाए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉइल को कॉम्पैक्शन करने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक कॉम्पैक्शन करते क्यों हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रोड वगैरह बनती है तो रोलर चलाया जाता है,
लूज सॉइल के ऊपर, तो वो भी क्या है, कॉम्पैक्शन ही किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि सॉइल के जो मास हैं वो आपस में डेंसर स्टेट में आ जाएं, जिससे हमारी सॉइल की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों क्या हो, बढ़ जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शंस को करते हैं, बेसिक चीज़ें। इसके बाद अगर बात करें, आगे, तो हमने बताया आपको कि ये क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। अगर बात करें यहाँ पे कि ये रिड्यूस कर देती है, क्या रिड्यूस करती है, अभी हमने बताया एयर वाइड्स को, क्योंकि सॉइल में अगर फेज डायग्राम के थ्रू हम समझें तो क्या होते थे, उसमें एयर के वाइड्स मिलते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्शन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इंक्रीज, अभी हमने बताया कि शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है, जो धारण क्षमता है, वो भी सॉइल की इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सॉइल कॉम्पैक्शन करना ज़रूरी होता है। बेसिक आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा यहाँ पे कि सॉइल कॉम्पैक्शंस क्या होते हैं। जो आप थ्योरी देख पा रहे हैं, अगर आप इतना थ्योरी लिख देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे हमने अभी बताया कि ये क्या है, सॉलिड्स है जिसमें हमने सॉइल को कंसीडर किया, फिर ये वाटर है जिसमें हमने H2O, और ये एयर है। ध्यान से समझेंगे, जब हमारा इंडेक्स की बात करेंगे, इंडेक्स प्रॉपर्टी की बात करेंगे, या फिर हम फेज डायग्राम की बात करेंगे, तो जो हमारा क्या होगा, राइट हैंड वाला साइड होगा। यहाँ पे हम किसको कंसीडर करते हैं, वेट को। ध्यान से समझेंगे, मैंने क्या कहा कि जो राइट साइड होगा यहाँ पे हम वेट को दर्शाते हैं। जैसे ये सॉलिड है तो वेट ऑफ सॉलिड, जैसे ये वाटर है तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि ये हमारा वेट ऑफ W दिखा देंगे, यानी वेट ऑफ वाटर। फिर यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर वेरी नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। और लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूम को शो करते हैं, वैल्यूम ऑफ सॉलिड। फिर हमने यहाँ पे वैल्यूम ऑफ वाटर लिख दिया, फिर इसके बाद हमने वैल्यूम ऑफ एयर को यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एग्जाम में अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जामिनर जैसे ही फिगर देखता है अच्छा बढ़िया बना हुआ है तो वो मार्क्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसके बाद अब इसको, इस फेज डायग्राम को हमने क्या किया, इसको हमने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉइल कॉम्पैक्शन की, तो हमने इसको क्या किया, बाई मैकेनिकल या फिर बाई वाइब्रेटर हमने क्या किया, इसको कॉम्पैक्शन किया। कॉम्पैक्शन करने के बाद डेफिनेटली आप जानते हैं कि जो एयर है और जो वाटर है ये क्या होंगे हमारे, बेसिकली अगर बात करें एयर की, तो सॉइल में से एयर क्या होंगे, एक्सपेल्ड आउट होंगे। तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वैल्यूम में चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी वैल्यूम में रिडक्शन देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले इनिशियल स्टेज इतनी थी, अब इतना वैल्यूम क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, घट गई। किसके कारण, कॉम्पैक्शन के कारण। अब हमारा एयर, वाटर और जो सॉलिड है ये डेंसर स्टेट में आ चुके हैं, और इसलिए क्या होगा, हमें बेनिफिट क्या होने वाला है इससे, सर इससे ये बेनिफिट होगा कि जो हमारी ड्राई डेंसिटी है वो तो बढ़ेगी ही, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसके परमेबिलिटी घट जाएगी, परमेबिलिटी, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ेगा, डेंसर स्टेट में आएगी तो परमेबिलिटी घटेगी। लेकिन स्टेबिलिटी, यानी अब इस सॉइल पे जो भी स्ट्रक्चर्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, लाइक बिल्डिंग, लाइक कोई रोड वगैरह है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और सेटलमेंट भी क्या होगा सॉइल का, वो भी घट जाएगा। तो ये बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आप अगर थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे आप एक बार थ्योरी को देख सकते हैं कि थ्योरी में हमें कैसे लिखना है। अगर एग्जाम में आता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप एक बार तरीके से, अच्छे तरीके से, एक बार में बहुत इजी वे में आपको डेफिनेशन दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी 1-2 बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली सॉइल कॉम्पैक्शंस आपको समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक अपने डेली लाइफ में देखा हुआ है कि सॉइल कॉम्पैक्शन क्या होती है, कैसे किया जाता है, रोलर क्यों चलाया जाता है, रोड वगैरह बनती है तो बिल्डिंग बनाने से पहले सॉइल्स को हम क्यों वहाँ पे कॉम्पैक्शन करते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक हम लोगों ने ये समझा कि सॉइल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटी है जो डिफरेंट फेजेस में क्या करती है, कंसिस्ट करती है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो सॉइल मास है वो 3 फेज में क्या होते हैं, जनरली कंसीडर करते हैं। जैसे हमने बताया कि सॉलिड,
वाटर एंड गैसेस। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बताया हमने आपको यहाँ पे बताया क्या कि यहाँ पे परमेबिलिटी की बात हो, चाहे वो स्ट्रेंथ की बात हो, चाहे वो स्टेबिलिटी की बात हो, या चाहे सेटलमेंट की बात हो, सब के सब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सॉइल में इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखा। अब इसे हम क्या बोलेंगे, थ्री फेज डायग्राम बोलेंगे ऑफ सॉइल। इसके बाद अब हमने अभी बताया आपको कि अब इसमें हमने एयर को बाहर निकाल रहे हैं। क्यों बाहर निकाल रहे हैं, इसी को तो बाहर निकालना है, तभी तो हमारे वैल्यूम में रिडक्शन आएगी और सॉइल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने यह कहा कि इसे जब हमने सॉइल से अगर बात करें, ये जो हमारा सॉलिड हो गया, सॉलिड में हमने सॉइल को कंसिडर किया, और ये हमारा H2 है, ठीक है, वाटर है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने बताया अभी कि राइट साइड क्या लिखते हैं, वेट को लिखते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ जो हमारा क्या है एयर, ये लगभग 0 हम लेके कंसिडर करते हैं। और लेफ्ट साइड हम क्या कहेंगे यहाँ पे, वैल्यूम ऑफ सॉलिड, वैल्यूम ऑफ वाटर और वैल्यूम ऑफ एयर इधर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये मैं एक तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है इंडेक्स प्रॉपर्टी को, ठीक है, फेज डायग्राम में सॉइल को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने कहा कि ये देखिए टू फेज डायग्राम इसको बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर आप डायग्राम जो बता रहे हैं इसमें 2 फेज है तो इसको 2 फेज, और यहाँ पे तीनों को कंसीडर कर रहे हैं, एयर और H2O और सॉलिड को, तो इसको हम 3 फेज डायग्राम बोलते हैं। अब या तो H2O होगा, या फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सॉलिड तो है, ध्यान से समझेंगे, सॉलिड, लेकिन यहाँ पे एयर हो सकता है। यानी हमने ये कहा या सॉलिड में सॉलिड प्लस यानी सॉइल में मॉइस्चर हो, या फिर मॉइस्चर्स को हमने बाहर निकाल दिया, वहाँ पे एयर को हमने कंसीडर किया। तो 2 फेज डायग्राम में ये 2 डायग्राम क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ये कहा कि ये सॉइल कॉम्पैक्शंस क्या होते हैं, सॉइल कॉम्पैक्शन क्यों किए जाते हैं, और बेसिक फार्मूला जो हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन थे उसके बारे में भी अभी हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पे कर लिया। क्योंकि ये क्या है कि एग्ज़ाम में आपके प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो पूछा नहीं गया है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके यूनिट फर्स्ट से नहीं बनेंगे कि सॉइल कॉम्पैक्शन क्या होता है। सॉइल कॉम्पैक्शन से आपको जो यूनिट 3 है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर की यानी इस पर्टिकुलर यूनिट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी आती है, क्या, बेसिक टर्म्स जो हमारे सॉइल सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। लाइक वाइड रेशियो क्या होते हैं, बल्क यूनिट वेट क्या होते हैं, पोरोसिटी क्या होती है, इसके अलावा डिग्री ऑफ सैचुरेशंस क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे छोटे टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। तो इसके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक कुछ यूनिट के बारे में, ठीक है ना, बेसिक टर्म्स के बारे में। लाइक जैसे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ किसकी, वाइड रेशियो की। मैं किसकी बात करने वाला हूँ, वाइड रेशियो। इसको हम स्मॉल ई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को भी समझेंगे, ठीक है ना, स्मॉल ई से। अब देखिए वाइड रेशियो क्या होता है। वाइड रेशियो ध्यान से समझेंगे, रेशियो का मतलब क्या है, ये किसी ना किसी रेशियो में होगा। वाइड रेशियो हमारा क्या होता है कि वैल्यूम ऑफ वाइड्स, ध्यान से समझेंगे, वैल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉलिड। हमने इसीलिए पहले आपको क्या बताया, फेज डायग्राम बताया, ताकि ये आप नहीं कहेंगे कि सर वैल्यूम ऑफ वाइड्स क्या है और वैल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है। अभी हमने बताया कि ये हमारा क्या था, फेज डायग्राम था। ये था, यहाँ पे हमारे सॉलिड थे सबसे नीचे, फिर हमारे क्या थे, वाटर थे, फिर हमने क्या कहा, यहाँ पे एयर थे, और वाइड्स में हमने किसको कंसीडर किया था, हमने वाइड में एयर और वाटर को कंसीडर किया हुआ है, और नीचे अपन हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ध्यान से समझेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ जो वाइड्स है इसमें हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में हम वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को कंसीडर कर रहे हैं। अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा हमारा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में हम किसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में हम टोटल जो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को कंसीडर यहाँ पे हम करने वाले हैं। चलिए
अब बात करते हैं किसकी, तो अब इसे डिफाइन कैसे करना है, तो बेसिक सिंपल सा कि इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वेरी सिंपल, इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिंपल सा। अब इसके बाद आता है क्या, पोरोसिटी। सर पोरोसिटी क्या होती है, ठीक है, पोरोसिटी ध्यान से समझेंगे। पोरोसिटी, पोरोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं सर, पोरोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पोरोसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, ध्यान से समझेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। सर टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो हमारा वॉल्यूम है, यहाँ से अगर बात करें, इस टोटल वॉल्यूम को हमने बोल दिया क्या, V, कैपिटल V। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, जो भी हमारी क्या होगी, वाइड्स की वॉल्यूम होगी, उसको अपॉन टोटल वॉल्यूम को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम पोरोसिटी। इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इट इज कॉल्ड पोरोसिटी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट बात करने वाले हैं सर डिग्री ऑफ सैचुरेशंस। आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, राम कहानी नहीं लिखना है। सॉइल मैकेनिक्स इज टोटली डिपेंड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, और वहाँ पे अगर जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, रूल रेगुलेशंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे राम कथा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़िया फॉर्मूला लिखना है, बॉक्स में ज़रूर लिखना है, बॉक्स में उसको करना है, और वहाँ पे पेन चेंज करने हैं, ब्लू और ब्लैक पेन का कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे थ्योरी के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। चलिए अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब यहाँ पे अगर बात करें कि सर डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, सैचुरेशन मीन्स वाटर, पर वाटर प्रेजेंट इन सॉइल। अब देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशंस को हम S, कैपिटल S से डिनोट करते हैं, और सर डिग्री ऑफ जो सैचुरेशंस क्या है कि वॉल्यूम, ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशंस क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। हमने क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स की जो रेशियो हैं, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन मीन्स क्या है, अगर आपको ट्रिक अगर बात करें तो आप याद रख सकते हैं कि देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन में वॉल्यूम की तो बात हो रही है, ये तो सिंपल सी बात है, दोनों ऊपर नीचे है। देखिए सैचुरेशन मीन्स वाटर, अब वाटर प्रेजेंट होगा यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, तो इसी के रेशियो को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कहते हैं सर डिग्री ऑफ सैचुरेशंस। चलिए इसके बाद बात करेंगे कुछ, तो कैसे डिफाइन करेंगे, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है, इज कॉल्ड, या हम कह सकते हैं पहले ही हमने बोला द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, नेक्स्ट हमारा आ जाता है परसेंटेज एयर वाइड्स। क्या हमने बोला, हमने कहा परसेंटेज एयर वाइड्स। क्या मतलब है, परसेंटेज एयर वाइड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने कहा परसेंटेज जो एयर वाइड्स है इसे हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। हमने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। हमने क्या कहा सर कि परसेंटेज एयर वाइड्स में जो वॉल्यूम, आप देखिए ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो यहाँ पे आपको भूलेंगे नहीं कि ऊपर नीचे क्या चल रहा है, कहीं वॉइड्स हो जा रहा है तो कहीं सैचुरेशन हो जा रहा है तो कहीं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हो जा रहा है। देखिए सबसे पहले चीज़ कॉमन क्या है, वॉल्यूम, यहाँ पे वेट की बात नहीं हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। डिग्री ऑफ सैचुरेशंस में, सैचुरेशंस मीन्स वाटर, हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कर दो। परसेंटेज में हमने यही कहा कि परसेंटेज में क्या है कि परसेंटेज एयर वाइड्स में, परसेंटेज एयर वाइड्स में हमने कहा
कि वॉल्यूम ऑफ जो हमारा क्या है एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज एयर वाइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके एग्जाम में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म है जो पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट स्मॉल w से इसे डिनोट करते हैं। स्मॉल w बराबर, देखिए अब ध्यान से समझेंगे, मास ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ से चेंज हो गया, अब यहाँ पे हमने क्या कहा, मास ऑफ वाटर। हमने क्या कहा, मास ऑफ वाटर, यानी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड। मास की बात हो रही है, तो इसे हम, इस रेशियो को क्या कहेंगे सर, इसको बोलेंगे हम वाटर कंटेंट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर अपॉन या टू द मास ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड वाटर कंटेंट। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाटर कंटेंट के बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं बल्क यूनिट वेट की। बल्क यूनिट वेट की, बल्क यूनिट वेट। ठीक है, बल्क यूनिट वेट की बात करें अगर हम, तो बल्क यूनिट वेट बराबर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल वेट पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। क्या हमने कहा, इट इज डिफाइंड एज द टोटल वेट टू द पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, बल्क यूनिट वेट बोलते हैं। इस बात को ध्यान हम रखेंगे, इसी को टोटल यूनिट वेट या फिर वेट यूनिट वेट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब ये कैसा था, बल्क यूनिट वेट था। अब हम बात करेंगे ड्राई यूनिट वेट की। ड्राई यूनिट वेट की, ड्राई यूनिट वेट की, ड्राई यूनिट वेट। अब ड्राई यूनिट वेट क्या है, ड्राई यूनिट वेट जो हमारा होता है, ये किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है हमारा वेट ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम। क्या कहा हमने, इट इज यानी डिफाइन एज द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम। इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, ड्राई यूनिट वेट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ भी दिमाग लगाने वाली एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, जो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला है, बस इसी फार्मूला को लिखना है, एग्ज़ाम में आता है तो इसमें बाकी कुछ भी और लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फार्मूला है, इसके बेसिक एक फार्मूला लिख देंगे कि इट इज़ डिफाइन एज द, फिर जो भी फार्मूला है इतना रेशियो अपॉन इतना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें राम कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बेसिक हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे यहाँ पे टर्म्स के बारे में समझा, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सॉइल्स रिलेशंस की बात किया, जिसमें हम लोगों ने पोरोसिटी, वाइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, परसेंटेज एयर वाइड्स, वाटर कंटेंट, बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कुछ रिलेशनशिप की, कि वाइड रेशियो पोरोसिटी में क्या इंटर रिलेशनशिप है। इसके बाद वाइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट के बीच में क्या रिलेशंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। और वहाँ से हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले को प्रूफ करने वाले हैं कि कैसे हमारा फॉर्मूला आते हैं। ठीक है, SE बराबर WG कैसे आता है, या गामा D बराबर 1 - NAG गामा W अपॉन 1 + E कैसे फॉर्मूला आता है, इन सारे फार्मूलाज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।